अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हसनैन, क्या कुछ बातें आज? यार आज बातें पाकिस्तान सुपर लीग की होंगी क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट हुआ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर साइन हुए। लेकिन एक अच्छी खबर कराची वालों के लिए, कराची की टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। एक सीजन उन्होंने जीता, डेविड वार्नर भी वो ले गए, एडम मिलन भी वो ले गए, उसके साथ साथ केन विलियमसन भी उनके पास मौजूद हैं। बड़े नाम उन्होंने लिए और ये भी बताया जा रहा है कि $3 लाख पे उन्होंने डेविड वार्नर को लिया। लेकिन जो PSL ड्राफ्ट हुआ ये कल आपने देखा था? एग्जैक्टली बहुत मुझे मतलब मायूसी हुई। क्या लगा उसमें, क्या मतलब देखिए आप माइक आपका बंद था और आपका इतना बड़ा इवेंट जिसमें आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आपके माइक बंद है, डे का इवेंट है, उसके साथ साथ मतलब अजीब सी सूरत हाल मुझे लगी। शायद बेहतर हो सकती। बहुत अच्छा आपने वो किया। नंबर एक किसी बोट का बाइक बंद नहीं था, जहाँ पे लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज बैठी है वहाँ का माइक बंद है। माइक बंद क्या, माइक खराब है। फिर कराची किंग्स वालों का खराब है, फिर मुल्तान सुल्तान वालों का खराब है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों का खराब है। ऊपर से क्या हुआ, अरे भाई आप जो कप्तान है ना उनको वॉकी टाकी दे दें जाके, वो अपना डिसीजन दे के तो ग्राफिक्स वालों को बता दें। वो पहले एक पर्ची दे रहे हैं ग्राफिक्स वालों को, फिर जी वो जो कमेंटेटर साहब हैं या फिर प्रेजेंटर हैं वो दूसरी टीम पे जा रहे हैं, आपने ये पिक क्यों किया जी। हम उसके बाद वहां पे जाते हैं, 75 सेकंड खत्म हो चुके हैं। बहुत ही गैर मुनज़्ज़म थी और लग रहा था कि किसी पाकिस्तानी कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अगर आप इसको किसी इंटरनेशनल कंपनी से ऑर्गेनाइज करवाते तो लिटरली ना गजल इससे बहुत अच्छी हो सकती थी। लोकेशन बहुत अच्छी थी, तमाम तर चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ेगा कि ड्राफ्ट वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और 10 साल में आपने जो आखिरी ड्राफ्ट है मेरे नज़दीक वो उसमें टेक्निकल खराबियां बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से हसनैन ने आपको बताया ना, ये सवालात सिर्फ हम नहीं उठा रहे, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं क्योंकि बहुत मायूस कुन सी सूरत हाल लगी कि 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा खराबी। और बात वही है कि लग रहा था कि किसी पाकिस्तानी ने, और वही वो जो एक फट्टा सा है जिसमें एक एंकर बैठा होता है, दो उसके साथ गेस्ट बैठे होते हैं। ऊपर से एक और बात आपने याद करवा दी, बिस्मा मारूफ वहाँ पे बैठ के तज्जिया दे रही हैं, फातिमा सना दे रही है। इट्स वेरी गुड कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यार एटलीस्ट अगर आपने इतने बड़े स्टेज पे, आपको पता है कि मिलियन में व्यूज आए आपके ड्राफ्ट के यूट्यूब के ऊपर, अगर उनको बैठाना है तो उनको कुछ समझा भी देते कि हम आपसे ये सवाल करेंगे, इसका ये जवाब दीजिएगा। वो वही रिपीटेशन पे सवाल के जवाब दे रहे हैं। मतलब बहुत ही अजीब लग ये रहा था कि रातों रात में ये सेरेमनी आपने ऑर्गेनाइज किया और उसमें आपके जो बण थे वो दुनिया के सामने आ गए। एग्जैक्टली खैर अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हो गई है, सवालात तो उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सोशल स्टोरीज हैं। पंजाब से आपको अच्छी खबर देते हैं क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खिताब करते हुए कल ये ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत जल्द ही लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करेगी। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत मुस्तहिक तलबा में 13वीं जनरेशन के जदीद कोर IT7 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और इसके अलावा 1 लाख तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करने का मंसूबा भी बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि भावलपुर के 3011 तलबा को 1772 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं और ये सिलसिला पूरे पंजाब में जारी रहेगा। अब आप देखें कि इससे पहले भी हमने मंसूबे डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से, जो कि कराची पोर्ट पे भी शायद बसेस पहुंच चुकी हैं। मजीद बसेस का भी जो है वो हिदायत कर दी गई है कि मंगवा ली जाए और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अलग हो गया, लैपटॉप की स्कीम अलग हो गया। अच्छा, आपने कभी लैपटॉप लिया? नहीं, मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे टाइम पे ये स्कीम थी नहीं, लेकिन फिर जो मेरे बाकी आने वाले जूनियर्स थे उनको मिले हैं। अच्छा, मैं ना मेरी हसरत रही जब वो शहबाज शरीफ साहब भी लैपटॉप दे रहे थे, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी ले रहे थे कि लैपटॉप स्कीम की बात की जाए, लेकिन हमने शायद उस तरह से अप्लाई नहीं किया, कोई भी और चक्कर था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक दफा फिर MS वगैरह में दाखिला ले लेते हैं, कम से कम लैपटॉप भी साइड पे कर लेते हैं और बाइक्स भी साइड पे कर लेते हैं। एक हसरत तो नहीं रहेगी ना, हसरत नहीं रहेगी, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे जो स्कीम शुरू करी है CM साहिबा। लेकिन खैर अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव जिस तरह से पहले इनिशिएटिव लिए गए तो उसी तरह का होगा, क्योंकि लैपटॉप हमने जब भी देखा है तो किसी अच्छे स्टूडेंट के हाथ में देखा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। आपने पंजाब से अच्छी खबर दी, मैं आपको पाकिस्तान से अच्छी खबर दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान 2025 के बेहतरीन सफरी मुकामात में शामिल हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को 2025 के बेहतरीन 50 सफरी मुकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये एजाज पाकिस्तान को उसके दिलकश वादियों और बुलंदोबाला पहाड़ों की वजह से दिया गया, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो कि कराकोरम के सिलसिले में वाक़ है, मुहिम जुई के शौकीन सयाहों के लिए जन्नत तस्वर किया जाता है। हालिया बरसों में जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही,
सफरी सहूलियात में इजाफा हुआ और मुफ्त ऑनलाइन वीज़ा के इजरा ने पाकिस्तान को आलमी सियाहत के लिए एक पुरकशिश मुकाम बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट डायनेमिक्स हैं यहाँ पे, आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, ऊंचे लंबे पहाड़ भी मिलेंगे, फिर आपको खुश्क इलाके भी मिलेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली आप ये नॉर्थ वाली साइड चले जाएं, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में कितनी खूबसूरत वैलीज हैं। इसके साथ आप KPK चले जाएं जहाँ पर अभी आपने शायद रिसेंट विजिट भी किया है जाकर। नारायण का खान को आप देख लें, इसके साथ साथ आप मतलब मुख्तलिफ कुबराट देख लें, तो बहुत खूबसूरत जगह है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ठीक है ज़्यादा दूर ना जाएं, इस्लामाबाद से ही शुरू कर लें। जो पिक्चर्स इस वक्त आप देख भी रहे हैं, मोनूमेंट देख लें कितना खूबसूरत है। तो ऐसी सयाहत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। हसनैन, खुशखबरी ये है कि गूगल पे मार्च 2025 तक मुल्क में लॉन्च होने जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खरीदारी, बिलों की अदायगी और रकम की मुंतकिली को महफूज और आसान बनाएगा। गूगल पे के मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स और सारिफ दोस्त इसके साथ साथ इंटरफेस के बायस ये पाकिस्तान के लाखों सारफीन के लिए एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा। ये इकदाम ना सिर्फ डिजिटल मईशत को फ़रोग देगा बल्कि माली जहद को भी तक़वियत देगा। जिससे पाकिस्तान हो गया, पूरी आवाम हो गई, उसको एक हम ये कह दें कि जदीद मालियाती सहूलतें हासिल होंगी। ज़ाहिर थोड़ी सी जो ट्रांजेक्शन का अमल होता है ना, जाके हम रिलाई करते हैं कि हम लोग जाके किसी को देते हैं कि ये सेंड करते हैं, उससे थोड़ी सी खत्म होगा। बस एग्जैक्टली, हाँ, थोड़ा डिजिटल हम जिद्दत की तरफ चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते गजल आपने, क्योंकि ये दुनिया में तकरीबन 2014-15 से या फिर उससे भी पहले से गूगल पे का सिलसिला जारी था और लोग इस तरह जाते थे, स्कैन करते थे, पेमेंट करते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हर कोई भी नई आने वाली जिद्दत होती है ना, उसको हम पहले सिक्योरिटी के साथ लिंक करते हैं, उसके बाद हमें समझ आती है नहीं इसको इतनी देर तक हम सिक्योरिटी रिस्क करार नहीं दे सकते, या फिर कोई मौलवी साहब बीच में आ जाते हैं, वो आके कहते हैं ये खराब है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इकदाम है, इजी सिक्योर सिस्टम है ना, तो इसलिए देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक और अच्छी खबर देते हैं। आज हम अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं और अच्छे लग भी रहे हैं और फिर अच्छी खबर। खैर हम रोज अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह। 2050 तक की बात की जाए गजल, तो 2050 पे इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। इस्लाम किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा? क्योंकि इस वक्त ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन 2050 तक ईसाईयत को इस्लाम पीछे छोड़ देगा। इस तब्दीली की मुमकिना वजूहात जो मुस्लिम अक्सरती ममालिक हैं उसमें ज़्यादा पैदाइश की शरह है मुसलमानों की, एग्जैक्टली मुसलमानों की। और वो सबसे बड़ी एक और बात है कि मुसलमान अभी जितने भी हैं वो कम उम्री में, जो इस कम्युनिटी के तेज़ी से बढ़ने की वजह बन रही है। तहकीक के मुताबिक भारत, अफ्रीकी ममालिक और दीगर कई खित्तों में मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से इजाफा होगा। जैसे जैसे लोग मुख्तलिफ खित्तों में हिजरत करेंगे और मुकामी आबादियों में इजाफा होगा, मजहबी जो तनो है और इसका असर नुमाया रहेगा। पेशगोई अगले चंद दहाइयों में इस्लाम को एक अहम सकाफती और समाजी कुव्वत के तौर पर नुमाया कर सकती है। एग्जैक्टली तो देखिए, जिस तरह से आपने ये ईसाईयत की बात की ना, कि ये भी रिसर्च पे कहा जाता है, इससे पहले मैंने पढ़ी है रिसर्च जिसमें ये बात की जाती है कि शायद ईसाईयत और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो साथ साथ होंगे, बिल्कुल नियरली होंगे। लेकिन ये अभी रीसेंट स्टडी हुई है जिसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो इस्लाम है 2050 तक वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, फैलना भी चाहिए अगर हम अपने एंड से देखें तो। लेकिन हर मज़हब अपने एंड से देखता है तो वो अपने मज़हब की तारीफ़ करता है। लेकिन ये खैर ये स्टडी थी जो रीसेंट स्टडी हुई है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहुँचाई है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त सी खबर है हसनैन मेरे पास। वो ये है कि एक नई नैनो वायर बैटरी तैयार की गई है जो बहुत ही हैरत अंगेज है कि वो कितने मल्टीपल टाइम यानी कि 1,000 यानी कि लाख बार जो है वो चार्ज की जा सकती है। और ये इजाद मौजूदा बैटरी टेक्नोलॉजी को बदलने की सलाहियत रखती है जो आलात को ज़्यादा देर तक चलाने और माहौलियाती असरात को कम करने में भी आपको मदद देगी। और ये सुपर मौसर बैटरी ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि ये बेहतरीन हल भी है। किस चीज़ का हल है कि आपका जो फ़ोन है ज़ाहिर है अब वो 1 लाख तक आप चार्ज कर सकते हैं तो आपकी डिवाइस भी ख़राब नहीं होगी। एग्जैक्टली
इस तरह से भी देखा जाए तो। और फिर जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उस पर भी ज़ाहिर है, जब इस तरह की शमाएं पड़ती हैं तो आपका इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो भी किसी हद तक कम हो जाएगा। तो ये अब ये नैनो वायर बैटरी जो है वो तैयार कर ली गई है, जिससे बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। अच्छा, आपने ये खबर तो शेयर की, लेकिन क्या आपको ये अंदाजा है कि आप ये खबर शेयर कर रही हैं तो ये कितने अरसे में पाकिस्तान आ जाएगी? हाँ, ये मुझे नहीं पता कि कब तक आएगी और क्या पता पाकिस्तान में आती भी है या नहीं, और अगर आती है तो फिर ये चलती भी है कि जिस नहीं। तरह मैंने आपको गूगल पे का बताया था ना, ऑलमोस्ट 10 साल, कम से कम 10 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल बाद वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है और यहाँ पे आप गूगल पे से अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में जल्द से जल्द ले आइए, या फिर जल्द से जल्द नहीं भी लाते तो आप अगर इसको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ले आएँ, ताकि पाकिस्तान में पहले तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, वो मेरी आपकी पहुंच से दूर होती है। मेरी आपसे मुराद आवाम की पहुंच से दूर होती है। बहुत ही महंगे दामों में होती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपेटिटर्स आते हैं और वो सस्ती होना स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस बैटरी की बात कर रही है ये पाकिस्तान में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए, यहाँ पे भी आ जाए, पूरी दुनिया में भी जिस तरह ये यूज हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ थोड़ा सा आसमानों की। अच्छा, आसमानों में जब भी आप देखते हैं ना तो सितारों की कहकशाएं कभी कभार बड़ा एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं, और इसी तरह का नज़ारा आपको 21 जनवरी 2025 में नजर आएगा, जहां पर तकरीबन 4 हफ्तों तक आसमान पर एक नायाब मंजर देखा जाएगा। अच्छा, 6 सैयारे एक साथ दिखाई देंगे और कुछ दिनों बाद 7वां सैयारा भी इनमें शामिल हो सकता है। ये नायाब मंजर सैयारों की कितारबंदी या प्लेनेटरी परेड के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त होता है जब कई सियारे एक साथ आसमान में नजर आते हैं, जिसमें वेनस, मरीख, मुश्तरी और जुल आप किसी भी निगाह से देख सकते हैं, मतलब नेकेड आई से, जिस तरह कहते हैं ना, नंगी निगाह से, मतलब exactly, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और सैयारे हैं जिनको आप दूरबीन से देख सकते हैं, और कुछ दिनों बाद अतार भी इसमें शामिल हो जाएगा, जो इस मंजर को और भी शानदार बना देगा। और ये आपको 21 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड ये मंजर नजर आएगा। और इस तरह के मनाजिर यकीनी तौर पर जिंदगी में बहुत ज़्यादा कम नजर आते हैं, और ये आसमानी मनाजिर भारत, शमाली अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा समेत कई ममालिक में देखे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब इनको देखने का जो बेस्ट टाइम लोकल टाइम होता है वो तकरीबन जब सनसेट आपका हो जाता है, मतलब तकरीबन 8:30 7:30 बजे तक आप देख सकते हैं ना। तो अब आप ये है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। उम्मीद करते हैं हम कि 9 से पहले पहले नजर आए, क्योंकि 9 बजे तो हम सो जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं तो सो जाती हूँ, वही आपका तो मुझे नहीं पता। तो जो है ये इस टाइम पे आप जो है वो देख सकेंगे। 25 को ऊपर से बता रहे हैं, वीकेंड होगा, आप देख सकती हैं। वीकेंड को तो लेट सोती होंगी ना? हाँ, वीकेंड को तो मैं लेट, लेकिन ये 21 को है, 21 को वीकेंड है। 21 को वो कह रहे हैं वीकेंड है। हाँ, तो फिर जी हम भी देखेंगे। हाँ, तो पूरा हफ्ता चलेगा ना, पूरा हफ्ता चलेगा। 25, हाँ, पूरा हफ्ता चलेगा ना, एग्जैक्टली। तो आप ये किसी भी टाइम देख सकते हैं, लोकल टाइम में 8:30 से 9:30 बजे, 8:30 तक आप देख सकते हैं। तो भाई खूबसूरत सा नज़ारा होगा। और बाकी जो सैयारे हैं जो छोटे हैं उनके लिए आपको ज़रा टेलीस्कोप या फिर कोई दूरबीन वगैरह उसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन लेट्स सी के कितना खूबसूरत ये लगता है। आगे बढ़ते हैं और आपको नाइजीरिया लिए चलते हैं, जहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त जूता तैयार किया गया है। जबरदस्त जूता? हाँ? जूता भी जबरदस्त होता है? जूता मतलब 26 फुट का जूता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, और तो ये अगर किसी को लग गया तो लगने वाला नहीं है, ये इतना भारी होगा उठाया भी नहीं जाएगा। नाइजीरिया के मारूफ डिजाइनर सानिया ने फैशन की दुनिया को एक अनोखे डिजाइन से हैरान कर दिया है। उन्होंने 26 फुट लंबा जूता डिजाइन किया, जो एक आला दर्जे के फैशन इवेंट में पेश किया गया है। और ये जूता आर्ट और फैशन को मिलाते हुए तख्लीकी सलाहियतों का एक उम्दा सा मंजर है, क्योंकि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये जूता है, और उसके सामने जो फैशन डिजाइनर वो छोटी सी लग रही हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि फैशन की दुनिया में तख्लीक के नए मयार भी कायम कर रहा है। सच इनोवेटिव डिजाइन है ना, बहुत ही आप देखिए कि दुनिया क्या क्या काम कर रही है और हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे इतना लंबा 26 फीट का उसने जूता बना दिया, और यकीनी तौर पे इसके सालों लगे होंगे ये जूता बनाने के लिए। दुनिया क्रिएटिव काम कर रही है, और उस क्रिएटिव काम में वो अपनी तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर जहतें उसमें, और इसी वजह से उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं या फिर छोटी छोटी इनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी ये पूरी दुनिया में बनती है। कहाँ पे नाइजीरिया और कहाँ पे इस्लामाबाद में एबीएन न्यूज़ का स्टूडियो, जहाँ पे हम इनकी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये उनकी एफर्ट्स का नतीजा है। हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबकी मालूमात के लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आ रहे हैं। सीडीए के ज़ेरे निगरानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरपासेस और दीगर तरक्याती कामों पर तेज़ी से काम भी जारी है। और हाल ही में अगर मैं बात करूं सरीना इंटरचेंज अंडरपास की, तो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे ट्रैफिक के दरीना मसाइल भी हल होने की उम्मीद है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा ने मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा करते हुए उनके मयार और तेज़ रफ्तार तकमील को यकीनी बनाने के लिए अहम हिदायत भी की हैं। आज हम बात करेंगे सीडीए के अंडरपास मनसूबों की अहमियत, शहरियों के लिए उनके फ़वाइद, तामीराती मयार पर। और हमारे साथ मौजूद होंगे जी हसनैन आज। जी हाँ, हमारे साथ राना तारिक साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सीडीए के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। दूसरा, गजल ने कहा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। हमने ये अंडरपास देखा, फिर
सरीना वाला अंडरपास इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके अलावा भी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो स्पीडी वर्क हमें देखने को मिल रहा है सीडीए की जानिब से, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद में ट्रैफिक कंजेशंस के प्रॉब्लम डे टू डे बढ़ रहे थे, तो इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने विज़िट्स किए शहर के डिफरेंट इंटरसेक्शंस को और उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी कि इन जगहों पे आप ट्रैफिक कंजेशन को रिमूव करने के लिए ग्रेड सेपरेटेड अरेंजमेंट करें। ग्रेड सेपरेटेड मींस कि एवरी साइड से ट्रैफिक जो है वो इंडिपेंडेंट जाए, कोई सिग्नल ना हो। तो इसके लिए 2 प्रोजेक्ट फौरी तौर पर शुरू किए गए, एक F8 इंटरचेंज और दूसरा सरीना अंडरपासेस। तो F8 इंटरचेंज पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 डेज़ में अंडरपास मुकम्मल करके लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया हुआ है। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आए इन दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो उन्होंने F8 इंटरचेंज के लिए 100 डेज़ का टारगेट दिया, क्योंकि उसमें एक अंडरपास है और एक फ्लाईओवर है। उसके अलावा एंसिलरी वर्क्स बहुत से हैं, लूप्स हैं, स्लिप रोड्स हैं। और सरीना में अंडरपासेस हैं हमारे 2, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 60 दिन का टारगेट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग ऑन द टारगेट। और F8 इंटरचेंज 100 दिनों में मुकम्मल होगा, जो कि 14 फरवरी बनती है। और ये सरीना जो है ये 60 दिनों में मुकम्मल होगा। इसका स्ट्रक्चर वर्क सारा हो गया है, सुरवर्दी का अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया है। बाकी एंसिलरी वर्क्स करके विद इन अ वीक टाइम इंशाल्लाह इसको भी खोल देंगे। अच्छा तारिक साहब, क्या समझते हैं फिर जो अभी काम प्रोजेक्ट्स अभी आप कह रहे हैं ना कि डेट्स हैं, उनमें काम है, स्ट्रक्चर वर्क किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, किस हद तक मसाइल हल हो जाएंगे ट्रैफिक के? हमने जब ये प्रोजेक्ट टेकअप किए उससे पहले ट्रैफिक काउंट किया गया इन तमाम इंटरसेक्शंस पे कि डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली ट्रैफिक का नंबर क्या है। उस ट्रैफिक नंबर को देखते हुए हमने उनके अंडरपासेस के या फ्लाईओवर्स की नंबर ऑफ लेन्स और उसकी कैपेसिटी एनालिसिस करके उनको प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। तो इन दोनों जगहों पे ट्रैफिक के मसाइल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे और अगले 20 साल तक ये स्मूथ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक इंटरचेंज ऐसा है जिस तरह अगर आप आए हुए तो मैं उस तरफ भी बात करना चाहूँगा, फैजाबाद इंटरचेंज। जी जी, एक तो कनेक्टिविटी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। जी जी, बाकी इंटरचेंजेस आपने बाद में बनाए थे तो वो बड़े खुले खुले हैं, लेकिन फैजाबाद इंटरचेंज में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और शाम को मतलब 7-8 बजे आपको वो दुबई वाला मंजर पेश कर रहा होता है, जब दुबई से बंदा शारजा जा रहा होता है या शारजा से दुबई जा रहा होता है। सो उसका भी कुछ आपके जहन में प्लान है भी वो काफ़ी पुराना? जी, फैजाबाद इंटरचेंज जो है उसमें भी उसकी जो अंडरपास की या बैरल की या उसकी जो नंबर ऑफ लेन्स इनसफिशिएंट है, एग्जैक्टली कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी ट्रैफिक को ले सकें। इसके लिए भी मिनिस्टर साहब ने नेस्पा को डायरेक्शन दी हुई है। अभी 2 दिन पहले भी उनके लाहौर से आए थे लोग प्रोफेशनल्स और उन्होंने उसका सर्वे किया है और इस प्रॉब्लम को भी अनकरीब रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, ये भी बता दें कि जो सरीना अंडरपास की आप बात कर रहे थे, इसको करने में या फिर इसका स्ट्रक्चर वर्क करने में, अब इसको कंप्लीट होने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं जी, जब इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाए और लिमिटेड टाइम में किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पे अंडरग्राउंड सर्विस ज़्यादा थी, सुई गैस की लाइनें थी, बिजली की लाइनें थी, ऑप्टिक फाइबर की, टेलीफोन की, हमारी अपनी सीवरेज की लाइनें थी, वाटर सप्लाई की लाइनें थी। ये जो सर्विसेज शिफ्टिंग है, दिस वाज अ बिग चैलेंज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन CDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब की डायरेक्शन पे लोगों ने दिन रात काम किया और सर्विसेज को हमने काम को प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले काफ़ी हद तक रिमूव कर लिया था। उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है वो है दरख्त। दरख्तों के बारे में वी आर वेरी मच कंसर्न। चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि एक दरख्त भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको F8 इंटरचेंज की मिसाल दूं कि वहाँ पे हम वाइडनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ट्रीज आ रहे थे और पाइन ट्रीज आ रहे थे। उसके लिए हमने अपनी स्लिप रोड्स को एडजस्ट किया ताकि वो जो ट्रीज हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए, और जो मजबूरन निकालने पड़े वो हमने शिफ्ट किए, मैनुअली शिफ्ट किए। और कुछ ऐसे दरख्त हैं जो बड़े हैं जो मैनुअली शिफ्ट नहीं हो सकते, उसके लिए हमने ट्री ट्रांसप्लांटर का एहतमाम किया है। अच्छा, और उनको हम प्रॉपर तरीके से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो दीज वर द 2 बिग चैलेंजेस। अच्छा, एक और चैलेंज भी होगा वो जो मैं समझता हूँ कि आप उसको एड्रेस करें, आवामी सुनना भी चाहती है। 12 को इंटरचेंज की अगर बात करें, बड़ा स्पीडी वर्क हुआ था वो, लेकिन उसके बाद बहुत ही बम्पी हो चुका है वो, क्योंकि उस स्पीड में शायद कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। सो इन 2 इंटरचेंजेस में आपने क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल किया है? देखिए जी, जहाँ तक 12 को इंटरचेंज की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही 3 अगस्त 2023 को उसको इनॉग्रेट किया था। तो प्रोजेक्ट वाकई बहुत तेज़ उस पर काम हुआ और उसके डिज़ाइन के मुताबिक एग्जैक्टली उसको मुकम्मल किया गया। अभी हमने नस्ट से उसकी 3rd पार्टी वैलिडेशन भी कराई है। अच्छा, और उसके तमाम क्वालिटी के टेस्ट भी किए हैं, सारे टेस्ट अप टू द मार्क हैं, रादर बेहतर रिजल्ट आए हैं। जो आप बम्पी होने की बात कर रहे हैं, देयर वर सम अंडरपासेस अंडरनीथ दैट रोड। अच्छा, क्योंकि 12 को बाईपास जो है उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बड़ी मेजर पॉपुलेशन है,
उनको कनेक्टिविटी देने के लिए हमने 4 अंडरपासेस बनाए थे। उन अंडरपासेस के ऊपर जो अप्रोच स्लैब्स होती हैं ना, बिल्कुल अंडरपास के एडजेसेंट, वहाँ पे सेटलमेंट्स हुई थी जो कि एनएलसी ने एट देयर ओन कास्ट रिपेयर कर दी हैं। और इस वक्त अगर आप जाएं तो आपको बम्पी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा तारिक साहब, अब ये प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड तो हमने बात की, इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि शाहराह दस्तूर है, इसके साथ साथ मारगला एवेन्यू, उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी कहा जा रहा था चेयरमैन सीडीए की जानिब से, उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है अभी तक? ये जो शाहराह दस्तूर है या जिना एवेन्यू है या श्रीनगर हाईवे है, इन कुछ मेजर रोड्स को चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि परमानेंटली ब्यूटीफाई किया जाए। होता यह है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस आई है हम उसको लिट अप कर देते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं, बाद में उनकी टेक केयर नहीं होती तो वो उसी हालत में आ जाते हैं। बट नाउ दिस इज पॉलिसी कि ये जो मेजर हमारी एवेन्यूज हैं या रोड्स हैं, इनकी सॉफ्ट लैंडस्केपिंग, इनकी लाइटिंग और इनके जो भी लेन मार्किंग, कर्ब स्टोन, एवरीथिंग जो कॉस्मेटिक्स है, ये परमानेंटली इनको हम करने जा रहे हैं। और जो शाहराह दस्तूर, श्रीनगर हाईवे, जिना एवेन्यू, इन सब को हम परमानेंटली लिट अप करेंगे ताकि हमेशा इसी तरह खूबसूरत लगे। अच्छा, एक राना साहब, एक आपसे मैं मतलब दिल की बात करूँ जी जी, तो हमारे यहाँ जो रोड 1980s में बना था या 85 में बना था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो रोड अब बनते हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं। मैं कारपेट की बात कर रहा हूँ, ये जो रोड जाता है आपका रावल डैम से लेके तरावड़ी तक, आप जरा उसकी एक दफ़ा कारपेटिंग देख लीजिएगा ना, ठीक है शायद आपके अंडर ना हो पाए, लेकिन उस कारपेटिंग में इतने फ्लॉज हैं कि वो लगता ही नहीं है कि नई रोड बनी है। तो ये क्यों है? क्यों हमारी कंपनीज या हमारे जो इदारे हैं उस क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें जो क्वालिटी हमारी पहचान हुआ करती? आपने जो ऑब्जर्व किया है बेहतर ऑब्जर्व किया और ठीक ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अभी इसकी वाइडनिंग हुई है। ये पहले 2 लेन रोड होती थी ईच साइड, अब इसको 3 लेन ईच साइड किया गया विद शोल्डर, और वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई अप्रिशिएट। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आपने बात की है, जो आपने पॉइंट आउट किया है, राइटली पॉइंट आउट किया है। इसमें हमने प्रोटेक्टेड यू टर्न भी दिए हैं ताकि सिग्नल कोई ना और ट्रैफिक स्मूथली चलती रहे। आपने हो सकता है कुछ हफ्ते पहले ही ऑब्जर्व किया, उस वक्त इस पे असफाल्टिक बेस कोर्स हुआ था। एक हमारी जो फाइनल लेयर होती है ना, उसको हम असफाल्टिक वेयरिंग कोर्स कहते हैं, जिसके अंदर जो ग्रेडेशन है मटेरियल की वो डिफरेंट होती है, बिचुमन कंटेंट भी डिफरेंट होता है, उससे सरफेस क्वालिटी बहुत स्मूथ होती है। अभी उसकी वेयरिंग कोर्स भी हो गया है, अब आप जाएंगे तो आपको बेहतर लगेगा। मतलब कि फाइनल असफाल्ट जी, फाइनल असफाल्टिक लेयर उसकी डल गई है। चले, ये ओवरऑल तो अच्छी बात है कि मतलब लोगों के लिए मसाइल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो ठीक है। थैंक यू सो मच तारिक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमारा वक्त जो है वो बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस मतलब आप बता रहे थे कि बहुत से अंडरपासेस हैं और उनकी ब्यूटिफिकेशन, इसके साथ साथ आपने कहा उनके ऊपर मजीद पेशरफ्त भी होगी और मजीद बेहतरी भी होगी। बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद थोड़ा सा मौसम की बात कर लेते हैं। तारिक साहब यहाँ पे मौजूद था, मौसम की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन तारिक साहब से नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल मजीद दिलचस्प और आम होती जा रही है। महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से ताज़ा पेशगोई जारी की है, जिसके मुताबिक मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उमूमी तौर पर सर्दी की लहर में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सर्दी मजीद बढ़ रही है, लेकिन कहाँ पे हैं बारिशें, कहाँ पे बर्फबारी होगी और धुंध के असरात किस हद तक ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे, इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, जो हमें मुल्क में मौसम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। और सरदार सरफराज साहब ने ही कहा था कि 2025 में हमें बारिशें देखने को मिल सकती हैं। अभी तक नहीं आई बारिशें। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुबह की सोच। सरफराज साहब, ये बताएगा क्या सूरत हाल है बारिशों की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए फ़िलहाल तो वही जैसे आपने बताया कि कोल्ड वेव ही चल रही है, खुश्क और सर्द मौसम है, लेकिन आगे उम्मीद है इंशाल्लाह एक वेव आएगी 20 के बाद, और कहीं 19 बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में तो 1-2 दिन पहले भी है, 15 और 16 को भी हल्की फुल्की बारिश है। और कोयटा और ज़ियारत, चमन और मुलिका जो इलाके हैं, जोब वगैरह, उस एरिया में। लेकिन 20 के बाद फिर होपफुली एक अच्छी वेव आएगी, वेस्टर्ली वेव, जो बलूचिस्तान पूरे के ज़्यादातर हिस्सों पे से, खासकर वस्ती और शुमाली बलूचिस्तान पे से होती हुई फिर केपी की तरफ निकलेगी, और आपका इस्लामाबाद से ऊपर का जितना इलाका है नॉर्थ ऑफ पंजाब, उसमें मरी, गलियात और इसी तरह से हज़ारा डिवीजन के बेशतर इलाके, वहाँ पर अच्छी बारिश और बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। दूसरी तरफ मालाकंड डिवीजन पूरा, उसमें स्वात, चतराल, दीर और ये इलाके, और एक्स फाटा रीजन जो है ये, और फिर ज़ाहिर है ये वेव आगे चलेगी तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उन इलाकों में भी बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के हो सकती है। तो ये 20-21 के बाद 3-4 दिन का है स्पेल लगता है, अगर कंडीशन इसी तरह से फेवरेबल रही जैसे कि इस वक्त वो दिखाई देती हैं, तो होपफुली वो एक अच्छा स्पेल साबित होगा अपर हाफ ऑफ द कंट्री के लिए।
अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है बारिशें कम हो रही हैं, बारिशें अभी तक बल्कि हुई नहीं हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बारिशों का एक स्पेल ऐसा आएगा कि जो ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इनको भी ख़त्म करेगा, और ये फिर जो बारिशें बहुत डिले हो रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जनवरी में देखते थे बर्फबारी पूरे मुल्क में होती थी, तो ये फिर सीज़न आपके एक्सटेंड होकर मई तक जाएगा और वहाँ तक हमें बारिशें देखने को मिलेंगी? देखिए इस साल जो जो वो है ना आपकी सीजनल फोरकास्ट है, वो आपने शायद देखी हो, जनवरी से लेके मार्च तक अभी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की हुई है, वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो उसमें यही एक तरह से इंडिकेट होता है जितने भी ग्लोबल मॉडल्स हैं उन सब की असेसमेंट की है, पीएमडी के अपने मॉडल्स की भी, कि जी ये जो विंटर है ये एक तरह से ड्रायर हो रहा है, इसमें बहुत कम बारिशें हैं। तो अब देखें ये कहाँ तक आगे चल के स्ट्रेच करता है, ये प्रोलॉन्ग अगर करता है आफ्टर फरवरी, तो फिर वो मतलब अगले महीने की बात वाज़ेह होगी। लेकिन फ़िलहाल तो मार्च तक की इसी तरह की असेसमेंट है कि मतलब ये कि कुछ स्पेल्स ऐसे होंगे चंद एक एरियाज़ में, वही जो एक्सफाटा हो गया, केपी का कुछ इलाका हो गया, वहाँ पर तो हो सकता है मामूल के मुताबिक वो बारिश, लेकिन बाकी जगहों पर मामूल से कम ही है ज़्यादातर एरियाज़ में। मामूल से कम बारिशें लग रही हैं इस दफ़ा भी, और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, बट लेट्स सी कि उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि बारिशें हो जाए। थैंक यू सो मच। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल जो है वो सिचुएशन पर बात कर रहे थे, धुंध की क्या सूरत हाल है, बारिशों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल जो है वो रात गए, तीसरे सेशन भी जो है वो कॉल किया जा चुका है। अब वो 15 जनवरी को होगा तीसरी मीटिंग मुज़ाकरात की। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि जहाँ इलेक्शन चोरी होगा वहाँ सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा और हमें आईने पाकिस्तान पर अमल करना होगा। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बात करें शरीफ अफजल मरवत साहब की, तो उनको इमरान खान की हिदायत पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात के बायस पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस की समाअत करते हुए आर्मी एक्ट में कई तरमीम के असरात पर भी सवालात उठाए हैं। और इसी दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ भी जो केसेस हैं, जैसे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दोबारा से कल मौखर कर दिया गया, जिसका फैसला अब जो है 19 जनवरी को सुनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इत्तलात तो ये भी की जाती है कि शायद 17 जनवरी को भी सुना दिया जाए। बिल्कुल। तो खैर बानी पीटीआई जो है वो चाहते हैं कि केस का फैसला जल्दी हो, ताकि दुनिया को पता चले कि असल में ये केस है क्या। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि मेरे ऊपर जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा ये है कि अगर 190 मिलियन पाउंड की बात की जाए, केस की बात की जाए, तो यहाँ पे दोनों तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आई। पहले बानी पीटीआई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी वकला को वो तब्दील किया जाता था, कभी टाइम मांगा जाता था, बहुत ज़्यादा इसको लिंकर ऑन किया गया। और उसके बाद से जब से फैसला महफूज हुआ है, अब जज साहब कभी एक तारीख दे देते हैं, कभी तारीख पे दूसरी तारीख दे देते हैं, और फिर अब कल पीटीआई वाले लोगों ने जब बाद में जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि 11 बजे का टाइम था, फैसला जो है वो 10:30 बजे तक आपने कह दिया जज साहब ने कि हम नहीं आए या लोग नहीं आए, टाइम तो 11 बजे था। लेकिन अब इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि बहुत से पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कि अगर बात ना भी की जाए फिर भी इसका असर जो है वो मुज़ाकरात पर पड़ेगा अगर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ से जज साहब ने फ्राइडे का टाइम दिया और दूसरी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने जो तीसरा इजलास है वो जुमरात को बुला लिया। सो जुमरात को अगर इजलास में कोई तहरीरी शक्ल इख्तियार ना की गई, तमाम तर चार्टर और डिमांड की, तो उसके बाद आई थिंक सो फ्राइडे को ये फैसला भी आ जाएगा। लेकिन ये जो तजादात हैं, एक जानिब से कभी मीटिंग कैंसिल होती है, फिर दूसरी जानिब से मीटिंग बुला ली जाती है, और इसी तरह से फैसला भी कैंसिल हो जाता है और फैसला भी वापस जो है वो नई तारीख मिल जाती है। सो एक अजीब व गरीब सी कैफियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रही है, दूसरी पार्टी इनको ब्लेम कर रही है। हुकूमत जो है इस वक्त वो फायदा उठा रही है कि पता नहीं ये किसी डील का नतीजा है या पता नहीं क्या है। हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब जो तीसरा सेशन कॉल हुआ है ना, उसमें मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि अब पीटीआई इस बात पर मान चुकी है कि वो लिख कर देंगे अपने मुतालबात, क्योंकि इससे पहले एक गूंज चल चुकी थी, एक फ़ज़ा में बातें थी कि शायद पीटीआई लिख कर नहीं देगी क्योंकि जो मुतालबात हैं वो तो सामने हैं। लेकिन अब कैटेगोरिकली ये बात भी रहनुमा कह रहे हैं कि हम लिख कर देंगे जो तीसरा सेशन होगा उसमें। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको भी बता दूं कि जो दो अहम मुतालबात हैं जिस पर अभी जो लास्ट मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उस पर भी ये कहा गया कि 9 मई और 26 नवंबर पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। लेकिन ये जुडिशल कमीशन बनाने के बाद इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर भी
भी थोड़ा सा इबहम मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं उनके ऊपर बनाया जाए, जो मौजूदा जजेस हैं। फिर ये भी बातें की जा रही हैं कि ये एक इनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ रेलिवेंसी होनी चाहिए अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना। बिल्कुल ऐसी है। इसी हवाले से बैरिस्टर गौर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो क्या कहते हैं उस हवाले से पहले उनसे सुनते हैं। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौका है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। देखिए जी, ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि एक तरह से डील नहीं है, वो ये क्यों हो रही है सारी चीज़ें? ये इस वजह से हो रही है कि मामला डिले हैं। जब तक फैसला नहीं आएगा, फैसले के बाद यही होगा कि वो शायद हाई कोर्ट का रुख करें या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, लेकिन जब तक फैसला नहीं आएगा, पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है वो भी यही बात करेगी कि किसी डील का नतीजा है, और जो अपोजिशन है वो भी यही बात करेगी डील का नतीजा। और डील की बातें हो रही हैं, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं, खान साहब ने कोई भी डील नहीं लेनी और ना ही वो डील लेंगे, ना ही कोई ऐसी बात है। वो जेल में ही रहेंगे लेकिन डील नहीं लेंगे। लेकिन पस पर्दा कुछ और भी बहुत कुछ चल रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पस पर्दा चल रही हैं, और जो खान साहब की बहनें, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है, वो भी सुन लीजिए। जी हाँ, अलीमा खान का भी एक शॉट हमारे पास मौजूद है, वो आपको सुनवाते हैं। आज इमरान खान को अल-कादिर में सज़ा सुनाई जानी थी और ये तीसरी 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो तारीख 13 की। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। अब ये मुझे यहाँ से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतज़ार किया जा रहा है या वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सज़ा सुनाओ। ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सज़ा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात किए थे। एक में उन्होंने कहा था न्यूट्रल अंपायर लगाओ। अच्छा, तो ये देखें जी, अलीमा खान साहिबा का भी आपने शॉर्ट सुन लिया है, लेकिन किसी हद तक इन सबको पता है कि खान साहब को उसमें सज़ा हो जानी चाहिए। बट लेट्स सी अब जो डेट दी गई है उसमें फैसला हो जाए, क्योंकि उससे पहले मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और 31 जनवरी भी आखिरी डेट है। वही मतलब वहाँ तक खान साहब ने डेडलाइन दी है कि आपके मुज़ाकरात जितने भी हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाने चाहिए और बात मामलात आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन एक और भी सवाल है, अगर इन तमाम तर मामलात से हटकर मैं बात करूँ तो सवाल ये भी उठ रहा है कि PTI जो है ना वो थोड़ी सी अपोजिशन अलायंस बनाने में नाकाम रही है। क्या ही वजन होता अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ होते इनके, क्या वजन होता अगर महमूद खान अचकजई को साथ मिला लेते? तो सवाल इस पे भी है कि थोड़ा सा ये। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट के पास एक लिवरेज है। वो इस फैसले को अपने पास रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये फैसला एक हमारे पास है, हम ये फैसला आपके खिलाफ दिलवा सकते हैं, आपके हक में दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारी अदालतें कितनी ज़्यादा आज़ाद हैं उस हवाले से तो हम सबको पता है। सो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ, सीरियस हों, क्योंकि अभी भी जो सीरियसनेस है ना वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आ रही दोनों एंड से। एक तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात कल भी है, ख्वाजा साहब ने कहा जी कि ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पस पर्दा डील हो रही है, इनसे बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना है, आप इनसे ब्लैकमेल ना हो, एकदम से फैसला सुनाएं। दूसरी जानिब अगर हामिद रजा की बात करें तो वो जब खान साहब से मुलाकात करके आए तो उन्होंने तो एकदम से आके कह दिया जी कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं करनी। हाँ, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब क्या यहाँ पर यही हम कहें कि अब ये बात फंस गई है, बात नहीं आगे चलेगी, क्योंकि हुकूमत के पास भी अपने पास कोई होमवर्क मौजूद नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, जब एक टेबल पर बैठकर बातचीत की जाती है तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, PTI का ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो दूसरे एंड से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा हुकूमत के एंड से, क्योंकि अभी वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। क्या ये मुतालबात PTI के जो सामने आ रहे हैं ये हुकूमत मान लेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर 31 जनवरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी उनको देगी या नहीं? नहीं, वो तो अब मान गए ना, वो तो अब ये खुद ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि हम अब लिख कर दे देंगे अपने मुतालबात। ठीक है, मुझे ये अभी खतरा है ना, इजलास को तो होने दें। नहीं, वो अभी ये मान गए हैं
बाद कि हम लिख कर दे देंगे, और उन्होंने कहा है कि भाई हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। उनका मतलब एक ये था कि हमारी मुलाकात करा दें, अगर आप मुलाकात कराएंगे हम अपने बड़ों से बात करेंगे, खान साहब से, आई मीन टू से, तो जब बात हो जाएगी तो उसके बाद हम लिख कर दे देंगे। तो अब उनकी मुलाकात हो गई है। वो लिख भी नहीं सकते ना, क्योंकि उनको पता है वो गवर्नमेंट को लिख के दे रहे हैं कि लीक हो गया, क्योंकि बाकी मुतालिबात से वो पीछे हो गए। तो अब वो कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, और इससे 9 मई की तो वो खैर पहले से बात करते थे, और अब 26 नवंबर। गजल, आपको पता है आपने भी काफी लंबे अरसे से, अब 6-7 साल हो गए आपको ये पाकिस्तान के करंट अफेयर कवर करते हुए। जुडिशल कमीशन अगर बन भी गया ना, तो यहाँ पे जुडिशल कमीशन सुकूत ढाका पे भी बना था, और उसका फैसला अभी तक नहीं आया। जो भी जुडिशल कमीशन बनता है ना, उसका फैसला नहीं आता। मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन मामले को लिंगर ऑन करने की बातें हो रही है, ताकि मामला को किसी तरह से लिंगर ऑन किया जाए। कोई जिस तरह अभी सजाएं हुई थी मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, वहां से मामला निकल के जुडिशल कमीशन में चले जाएं। और आप देखें ना कि जो जब ये सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट में, तो तब ये कहा जाता नहीं अब आगे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन एकदम से मामला रिवर्स हो गया। तो उस बयानियों को भी एक किस्म की इज्जत मिली, तकवीत मिली, जिसमें ये बात की जा रही थी कि शायद अब इनके पास कोई हल नहीं है। और अब देखिए कि जिस तरह हम मुज़ाकरात की डिस्कशन और रोज़ाना की बेसिस पे करते हैं, लेकिन इनसे मेरा सवाल सब दोनों जगहों पर यही है कि क्या हासिल वसूल होगा, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा कुछ मैच के हवाले से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन अपनी प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब के साथ शानदार आगाज़ कर चुका है। आगाज़ तो हो चुका है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और लाहौर की बात करें तो वहाँ का तारीखी हुजूरी बाग में मुनक़िदा इस तकरीब में तमाम फ्रेंचाइज ने अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दी, जहाँ दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स जैसे कि डेविड वार्नर, केन विलियमसन और जैसन होल्डर को शामिल किया गया है। बड़े बड़े नाम है इस दफ़ा जी। तकरीब ने न सिर्फ फ्रेंचाइजर्स की हिकमत अमली को नुमाया किया, बल्कि शायकीन को अपनी पसंदीदा टीमों के नए खिलाड़ियों को देखने का मौका भी फराहम किया। और इस सेगमेंट में हम यही तमाम तर सूरत हाल आज में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार अली ताबिश साहब। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। वैसे गजल ने तो कहा कि शानदार ड्राफ्टिंग सेरेमनी हुई, लेकिन शानदार नहीं था। लेकिन वो शानदार नहीं थी, ये कहने को शानदार थी, क्योंकि माइक नहीं चल रहे, प्रेजेंटर अच्छे नहीं हैं। कुछ प्रेजेंटर तो आपके जो पाकिस्तान वाले थे, इस तरह लग रहा था जैसे कि वो सबक पढ़े अनफॉर्चुनेटली। सालों की मेहनत है। एग्जैक्टली ये सेरेमनी के साथ हमने इस दफा किया क्या है? सेरेमनी तो मतलब एक अल्लाह माफ करे, वैसे तौबा, किसी को काम पे किसी के ऐसे नहीं एतराज करना चाहिए, लेकिन हम वी आर पुटिंग अप अ फेस, हम ये दुनिया को दिखाने के लिए हम अपनी बेइज्जती करा रहे थे। मतलब दुनिया अच्छी खासी देख रही थी जो ड्राफ्ट सेरेमनी थी हमारी, और हर बंदा जो है ना यही बोल रहा था, यही ट्वीट कर रहा था, यही स्टोरियां लग रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई ये हो क्या रहा है कि आप एक माइक देते हो वो नहीं चलता, आप दूसरा देते हो वो नहीं चलता, आप तीसरा देते हो वो नहीं चलता। मतलब जोक बन गया कि मतलब ये भी नहीं चलेगा। मतलब लोगों ने जो है ना, वो बाहर के मुल्कों में ना ऐसी गेम्स बनती होती हैं कि अब ये हुआ तो ये करेंगे, तो वो वाला सिस्टम शुरू हो गया था। मतलब आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हाँ चलती नहीं है। मतलब वो मजाक ही बन गया था क्वाइट फ्रैंकली। अच्छा अली साहब, ये भी बताएं कि अब जिस तरह से अब ये तो हो गई है, आगाज़ तो हो गया, हमने बात भी कर ली क्या कुछ फ्लॉज थे, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं वो शामिल किए गए हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इन सबको। अच्छा देखें, काफी प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ना जानबूझ के अपनी कैटेगरी लो भी करवाई, जो कि प्लेटिनम में थे, लेकिन क्योंकि प्लेटिनम में अवेलेबल पिक्स ही सिर्फ 8 थी, तो उन्होंने अपने आप को डायमंड में करवाया, गोल्ड में करवाया, सिर्फ इसी वजह से कि उनके पिक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और उसके अलावा उसके बावजूद हमारे पास डेविड वार्नर, डैरल मिचेल, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, काफी प्लेयर्स ऐसे देखने को मिले जो कि पाकिस्तान में जिनकी पीएसएल नहीं खेले हुए, लेकिन पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। ऑल्दो क्या कहते हैं, डेविड वार्नर अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो एक बड़ा नाम तो हैं, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑब्वियसली काफी बड़ा नाम है। और थैंक्स टू के जो हम देखते हैं कि हमारे हमसाये मुल्क में एक लीग होती है, दोनों टीममेट्स थे केन विलियमसन और डेविड वार्नर, अब वो दोबारा टीममेट्स बन जाएंगे यहाँ पे आके। तो एक एक्साइटिंग फैक्टर तो है खासतौर पे फैंस के लिए कि इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो आ रहे हैं एचबीएल पीएसएल खेलने, और क्या कहते हैं हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मे बी नॉट सो मच कि केन विलियमसन को खेलने का बहुत ज्यादा मौका मिले या केन विलियमसन जो है ना वो आउटशाइन कर सकें,
बिकॉज केन विलियमसन की एग्जैक्ट गेम तो नहीं है T20, वो थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट के ज्यादा प्लेयर माने जाते हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन एज अ मेंटोर, एज के पाकिस्तान की यूथ को थोड़ा सा जो है ना वो देने में, गाइडेंस देने में और उनके साथ डगआउट में रहने से आई थिंक जो कराची किंग्स के साथ एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं, खासतौर पे इमर्जिंग प्लेयर्स और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको बहुत सीख मिलेगी इस चीज से। अच्छा अली, वैसे तो जितनी भी टीम्स को देखा जाए तो क्वाइट बैलेंस स्क्वाड नजर आता है, लेकिन जिस तरह आपने कराची किंग्स की बात की, कराची किंग्स में हैवी वेट्स हैं, डेविड वार्नर की बात की जाए, एडम मिलम की बात की जाए, फिर केन विलियमसन वहाँ पे मौजूद है। सो ज़्यादातर हैवी वेट्स जो इस ड्राफ्ट में मौजूद थे वो कराची किंग्स ही उन्होंने जो है उनको संभाला दे दिया। सो कराची इस दफ़ा आपको मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कराची का पिछला सीजन बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था, और वैसे तो लाहौर का भी था, लेकिन ये कि एटलीस्ट वो नाम वो प्लेयर पिक करने से ड्राफ्ट में उनको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस इस चीज का होगा कि यार कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे प्लेयर्स ही फारिग थे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि पिछली दफा ये बहुत बात हुई कि पिछली दफा की कराची की टीम जो है ना वो नहीं थी स्ट्रेंथ में, और इस दफा वो है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि थी कराची की टीम में, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि कराची की टीम और लाहौर की टीम जैसे उन्होंने ड्राफ्ट में पिक्स की हैं, उनको इस चीज का जो है ना वो एटलीस्ट मुतमईन होंगे कि ऑन पेपर जो हमारी टीम है वो सॉलिड है। अगर परफॉर्म नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर ऑब्वियसली वो स्ट्रेटजी और फिर प्लेयर एबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है। अच्छा अली, ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें कोर मुकम्मल किया जाता है टीम्स का, और कौन सा खिलाड़ी ऐड करना है, फिर उसकी क्या पोजीशन है, फिर खिलाड़ियों को देखते हुए ये नज़र आता है कि किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो ऑलराउंडर की इस दफ़ा धूम मची हुई है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यूटिलिटी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तलाश ज़्यादा रही है इस दफ़ा। बिल्कुल, हमने देखा है ओवर द कोर्स ऑफ अ डेकेड के 10 साल हो गए PSL को और 10वीं PSL होने वाली है, उसमें इस्लामाबाद जैसी टीम जो हमेशा यूटिलिटी प्लेयर्स की तरफ जाती है, वो उन्होंने यही किया है इस दफा भी। और क्योंकि T20 क्रिकेट टीम मतलब गेम ऐसी है कि आपको जरूरत पड़ती है ऐसे बॉलर्स की, खास तौर पे जो बैटिंग कर लें, एंड में जाके छक्के मार लें, कोई आपको जो है ना मुश्किल सिचुएशन से कोई एक बफर दे दें। फॉर एग्जांपल नसीम शाह जैसा बैट्समैन जो है, बॉलर बेसिकली, लेकिन जब वो बैटिंग करने जाता है और वो 2 गेंदों पे अगर 2 छक्के मार देता है तो आप मैच जीत जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयरों की हमेशा जरूरत पड़ती है T20 में, और देखने को यही मिला कि टीमों ने ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा इन्हिसार किया, खासतौर पर इस्लामाबाद की मैं बात करूं, और रेहानुल हक बैठे हुए थे उनके डगआउट में ड्राफ्ट के, वो बोल इस बात पे कर रहे थे कि आपको ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ आपने रोल फिल करना होता है, जो मैं आपके शो में काफी दफा बोल चुका हूँ। आपको बेसिकली प्लेयर्स नहीं चाहिए होते, आपको एक कैपेसिटी चाहिए होती है कि आपके पास नंबर 5 का बैट्समैन होना चाहिए, आपके पास नंबर 6 का बैट्समैन होना चाहिए जो नंबर 6 पे हार्ड हिटिंग का रोल अदा कर ले, नंबर 5 पे प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए जो हार्ड हिटिंग भी कर सके और छोटे मोटे सिंगल भी निकाल सके, अगली ऑपोजिशन को थोड़ा प्रेशर में भी डाल सके। तो ऐसी हिकमत अमली ऑब्वियसली देखने को मिली इस्लामाबाद की तरफ से, मुल्तान की तरफ से खास तौर पे, वो उन्होंने भी काफी जो है ना बैंक किया इस चीज पे। इवन के क्या कहते हैं, खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी को जो पिक किया गया, तो उससे भी यही पता लगता है कि आप यूटिलिटी प्लेयर्स की तरफ ही जा रहे हो। और स्ट्रेटजी ओवरऑल इस PSL की, क्योंकि वेदर ऐसा होगा, आपके पास ऑलराउंडर जो है ना वो उनकी डिमांड होगी ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा होगी। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि एक खदशा मुझे भी है और वो पाकिस्तान के और बहुत सारे साफियों को होगा, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट ऑफ IPL का, क्योंकि IPL के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो बच्चे को जो प्लेयर्स हैं उनको भी वो पिक कर लेते हैं। सो उस ड्राफ्ट के हवाले से कितना ज़्यादा खदशा हमारी फ्रेंचाइजेस को या फ्रेंचाइजर्स को होगा, क्योंकि जो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए हैं, क्या इनको वो कॉल करके डन करके पिक किया या बस वैसे ही पिक कर लिया? देखें, वो प्लेयर्स ऑब्वियसली रजिस्टर हुए हुए थे ड्राफ्ट के लिए, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रजामंदी शो की हुई थी इस चीज के लिए, तभी वो ड्राफ्ट में थे। आपके पास कुछ प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, खास तौर पे अभी तक प्लेयर्स हैं जिनको IPL का खदशा नहीं बल्कि अपने बोर्ड ECB का खदशा है कि जब तक ECB उनको NOC नहीं देता वो खेलने नहीं आ सकते, लेकिन देन अगेन वो थे ड्राफ्ट में और वो पिक भी हुए हैं। ठीक है, अब हमने वेट करना है। ठीक है, हमने कुछ जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उसकी जगह छोड़ी ही इसीलिए है कि हो सकता है कि
कि मतलब क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट की तो धूम है पूरी दुनिया में, लीग्स आगे पीछे होती रहती हैं, सीरीज आगे पीछे होती रहती हैं, कई क्या कहते हैं अपनी वो टीमों के मैचेस कंट्री को रिप्रेजेंट कर लिए जाना पड़ता है, बहुत सारी वजूहात हैं। बट ऑब्वियसली उन प्लेयर्स की रजामंदी थी, उनसे कंफर्मेशन थी, तभी वो ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर हुए और तभी वो ड्राफ्ट में आए और फिर पिक भी हुए। तो आपके पास ये मार्जिन तो आपको इतना तो देना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े नाम आ रहे हैं ड्राफ्ट में और वो क्या कहते हैं खेलना चाह रहे हैं पीएसएल, देन ऑब्वियसली हमारी गेम की भी हाइप है और आईपीएल की तो अपनी हाइप है ही है, उसके लिए आपको इतना बफर तो देना ही पड़ेगा। मतलब मसला हो सकता है, प्लेयर्स मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी अभी अच्छे खासा पूल मौजूद है कि काफी ऐसे प्लेयर थे। फॉर एग्जांपल टिम साउदी नहीं पिक हुए किसी टीम में, ठीक है, तो आपके पास हैं ऐसे प्लेयर जो आप रिप्लेस कर सकते हो इन केस अगर कुछ प्लेयर्स छोड़ के आईपीएल जाते हैं खेलने। चलिए अली, आखिर में ये भी बता दें कि सरफराज अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनके बगैर पहला पीएसएल है? देखिए, वो नदीम साहब ने भी कहा कि सरफराज साहब को क्वेटा की टीम के साथ ही नजर आएंगे, लेकिन एक नए रोल में नजर आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं वो अगले के सप्लीमेंट्री की किसी उसमें चॉइस में वो आ रहे हो या रिप्लेसमेंट की किसी चॉइस में आ रहे हो, लेकिन एज अ मेंटोर हमें तो ये काफी अरसे से अंदाजा हो गया था कि सरफराज की, क्योंकि पिछला हमने बीएसएल भी देखा, सरफराज की गेम नहीं चल पा रही T20 में, और वो डोमेस्टिक में कर रहे हैं परफॉर्म, वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं वो, बट उसके साथ साथ आप T20 की गेम को देखें ना, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को देखें, हर फ्रेंचाइज क्यों खेल रही है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, उनके इट्स अ बिजनेस ना एसेंशियली, उन्होंने पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए उनको जीतना पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक ऐसी कमोडिटी है जो उनको वो चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, दे ऑब्वियसली हैव टू लेट गो ऑफ देम एज अ प्लेयर। अब रुमान रईस की एग्जांपल ले लें, रुमान रईस को प्लेइंग टाइम 1 या 2 मैच से ज्यादा नहीं मिलेंगे और पहले भी नहीं मिल रहे थे, काफी इंजरी का शिकार रहे, काफी कुछ उनके साथ होता रहा, बट देन अगेन इस्लामाबाद हैज स्टक विद हिम, उन्होंने रखा है अपनी टीम में बिकॉज उनका कैरेक्टर जो है, उनकी अप्रोच जो है वो एक बहुत मेंटोर वाली है, वो बहुत बड़े भाई वाली है, जो सिखाता है आपको, जो समझाता है आपको। सो ऐसे लोग आपकी टीम में, आपके डगआउट में होने जरूरी हैं, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ओवरऑल टीम की कोहेजन में, जो टीम को जोड़ने में उसका काम करते हैं, जो सरफराज बहुत अच्छे से करते हैं, और तकरीबन ऐसे ही रोल आपको शायद उनको दोबारा देखने में मिले। ठीक हो गया अली, थैंक यू सो मच। वो जानेगा सली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के ऊपर बात कर रहे थे, टीम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, जो सुपरस्टार प्लेयर्स थे उनके हवाले से बात कर रहे थे कि किस टीम ने किस प्लेयर को पिक किया, और एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने लिया टिम साउदी का। अभी तक वो पिक नहीं हुए, तो अगर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कोई पिक होता है तो फिर टिम साउदी भी आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ सकते हैं। कल हमने सोशल स्टोरीज में सबसे पहली स्टोरी शेयर की थी शहनाज लगारी साहिबा के हवाले से, जिन्होंने हिजाब पहनकर एक बहुत ही अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है। पायलट वो बन गई हैं और कामयाबी से उन्होंने फ्लाई भी किया है। ख़वातीन के लिए भी किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदलने का पैगाम लाने वाली ये मुतासिर कुन शख्सियत है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो, और वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने ना सिर्फ अपने प्रोफेशन में महारत का मुजाहरा किया, बल्कि अपने मजहबी और सकाफती इक़दार को भी बरकरार रखा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शहनाज लगारी साहिबा की, जो पाकिस्तान की पहली हिजाबी खातून पायलट हैं। हिजाब पहनकर उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, और उन्होंने नकाब के साथ कमर्शियल तैयारा उड़ाकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की खवातीन को ये पैगाम दिया है कि हिजाब कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक ताकत है। तो हम उन्हीं से आज बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। शहनाज हमारे साथ मौजूद है। शहनाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपने अपनी सकाफत को, जो इस्लाम है उसकी अगर बात करें, उसको भी आपने साथ रखा और साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी आगे बढ़िए। कैसा रहा आपका ये सफ़र? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़र बहुत ही अच्छा लगा। सही। अच्छा शहनाज साहिबा, ये बताएगा कि जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया ना कि हिजाब कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक ताकत है, इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन को भी आगे लेकर चल रही हैं, तो क्या आपने इब्तदाई मराहिल में कोई चैलेंजेस का भी सामना किया है? बहुत सी होती हैं दुश्वारियाँ, तो बड़े खामोशी से किया, अपनी मेहनत में लगी रही और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। और हिजाब में कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, ये तो अल्लाह ताला का एक तोहफा है ख़वातीन के लिए, चादर और चार दीवारी। तो इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम चांद तक भी जा सकते हैं। That's very good। और शहनाज, मुझे सिर्फ ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपको डिस्करेज करते हैं स्टार्ट में कि आपने हिजाब पहना है, आप निकाब में आती हैं, इस तरह तो आप जहाज़ नहीं चला सकती। क्या इस तरह के जुमले आपको भी सुनने को मिले, और जब ये सुनती थी तो फिर किस तरह से अपने आप को कोप अप करती थी? जी इस तरह के इससे भी ज्यादा जुमले मिले। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि आप घरों में बैठ के करें। मैंने कहा चादर और चार दीवारी ख़वातीन के लिए बनी है, अगर अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई होती तो चादर का हुक्म भी ना होता।
ये तो अल्लाह ने हमें गिफ्ट दिया है, हमारी प्रोटेक्शन है, और इसमें हम बोल्ड होकर अपना काम करते हैं। और मैंने किसी की एक नहीं सुनी और खामोशी से अपने मेहनत में कामयाबी में लगी रही और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। आज वही लोग जो डिसार्ट करते थे वही लोग बहुत इज्जत करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली शहनाज, यू आर एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि उन तमाम खवातीन, उन तमाम लोगों के सामने जो आपसे रिलेटेड बातें करते थे, आप पर जुमले कसते थे, या फिर वो खवातीन जो ये समझती हैं कि शायद हिजाब जो है वो एक रुकावट है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या कुछ कर रही हैं खवातीन के लिए? मेरा शायद क्योंकि हमारे माहौल में ऊंची आवाज में नहीं बोलने दिया जाता कि बाहर मुलाजिम सुन लेंगे। पता नहीं कुदरत ने मुझे किस लिए यहाँ निकाला है और इस किस्म का मैंने इल्म हासिल किया है। जब मैंने खवातीन के लिए बहुत से काम किए हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जितना मैं बताऊँ, करने वाली रब की जात है, लेकिन ने उसने हिम्मत दी थी। जब हमने CPL कर लिया तो वो खवातीन जब ऐड आता था तो लिखते थे नॉट अप्लाई फॉर फीमेल, तो उसके लिए मैंने प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की, हमारी कॉन्फ्रेंसिंग हुई और मुझे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया और मैंने अल्लाह के सुपुर्द करते हुए सारे काम किए। और उसके साथ ही खवातीन को जॉब मिलना शुरू होगी, बल्कि मेल को मिलना शुरू होगी, जो कि मेल को भी उस वक्त नहीं मिला करती थी। फिर हमारा जो CPL रिन्यूअल होता था 6 माह बाद, जिसके ऊपर हमें काफी उनकी पेमेंट करनी पड़ती थी, और फॉरेन में सिर्फ मेडिकल चेकअप के ऊपर उनका 1 साल बाद रिन्यूअल होता था। उसके लिए भी मैंने असेंबलियों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, तो वो भी अब शुक्र 1 साल बाद हो गया, वरना हर 6 महीने बाद रिन्यूअल भी कराना पड़ता था। अगर ऊपर हो गया तो पेपर देने पड़ते, बुक्स नहीं मिलती थी। उस सिलसिले में मैंने काफी कोशिश की और हमें बुक्स भी मिलना शुरू हो गई। तो शुक्र है, मेरी ये कोशिश है कि फ्यूल के ऊपर हमारा टैक्स ना लिया जाए, ताकि हर बच्चा इस फील्ड में है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके पास इतना सोर्सेस नहीं है। सो ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आप डॉक्टर भी हैं, आप फिर पायलट भी हैं। हमारे यहाँ ना बहुत सारी खवातीन अगर जो पर्दा करती हैं तो वो बस ये रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती हैं कि हम तो पर्दा करती हैं, पर्दा किसी फील्ड में चलता नहीं है। आप क्या समझती हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से उन खवातीन को क्या बताएंगे, किस तरह से अपने शौक को भी वो अपना रोज़गार बनाएं या फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, और अपने जो रवायात हैं, इस्लाम है, उसको भी साथ लेके चलें? जो तवाज़न की बात करते हैं, वो तवाज़न किस तरह से कायम हो सकता है? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमें अल्लाह ने एक गिफ्ट दिया है, हम उसको क्यों ना संभाल के रखें। हम क्यों लोगों की बातों में, अगर लोगों की बातों पे आ जाए कि लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दें, हमने अपना काम करना है। हम कोई गलत रास्ते पे तो नहीं है ना, तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। और जितनी खवातीन अपना माहौल खुद बनाती हैं, मेल हजरात बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम अपने माहौल को सही रखें तो मैंने तो ये देखे कि पर्दादार खवातीन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। ये तो हमारे लिए सेफ्टी है। जी एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताएं कि अब आप मज़ीद क्या करना चाहती हैं खवातीन के लिए? व्हाट डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स डू यू प्रपोज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? आप क्या समझती हैं कि वुमेन्स को किस तरह से मज़ीद एम्पावर किया जाए और आगे लाया जाए? ये खवातीन को हर फील्ड में आना चाहिए, बिल्कुल जो भी फील्ड है उसमें आना चाहिए, और खामोशी से अपने काम में लगा रहना चाहिए ताकि वो तरक्की हासिल करते हैं। मैंने खवातीन के लिए बहुत से काम किए थे, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए किए थे, और कहना तो नहीं चाहिए जी। मैंने वो फ्री स्कूल भी बनाए थे जिसमें कि नो एनी पेनी डोनेशन, उसमें अपना मैंने पूरा घर वक्त कर दिया था, और वो उन बच्चों को मैंने वो यूनिफॉर्म दिए थे जो मेरे बच्चों के स्कूलों के थे, और झुग्गियों वाले बच्चों को पढ़ाना। राह चलते हम 3 चीजें अपने मुल्क में खुद ही खत्म कर सकते हैं, जहालत, दहशतगर्दी और भूख। हम हर काम हुकूमत पर डालते हैं, लेकिन हमें खुद भी करना चाहिए। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 घरों तक हम साए, हम 1-2 का पता करें कि हमारे साथ कौन रह रहा है, तो वो हम देखते ही नहीं है। मर्डर हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हुआ। अब मासियों के बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा सा लिखना पढ़ना सिखा दें कि अंगूठा ठेक से वो निकल जाए, इस तरह जहालत भी तकरीबन खत्म हो सकती है। और जो हमारे पास जो फालतू होता है, जो कुछ होता है, कोई भूखा है, कोई बीमार है, उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये 3 डिफेक्ट जो है ना ठीक अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं। और मैंने उन बच्चियों के लिए भी सिलाई सेंटर बनाया था कि जो लोगों के घरों में काम करती थी, और उनको यही हुनर सिखा के ताकि घरों में बाइज्जत तरीके से कमाएं। और कुछ बच्चियों ने किया और उनको 1-1 मशीन भी दे दी जाती थी। और अब भी कोई हो, अगर मेरे पास वो नहीं तो मैं किसी इदारे में उनको छोड़ आती हूँ, वो सीख लेती हैं। जब घरों में बाइज्जत से तरीके से काम करती हैं तो वो बहुत दुआ देती हैं। ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि आप फलाई काम भी करती हैं, बच्चियों के लिए काम भी करती हैं, गज़ल ने आपसे पूछा आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करती हैं, फिर साथ से आप कमर्शियल पायलट भी हैं। सो ये तमाम सब चीज़ें मैनेज किस तरह करती हैं? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स।
ये एक टाइमिंग होता है। मैं अब स्कूल जब मैं फ्लाइंग पे जाती थी तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती थी और उन्हें वहाँ ऑफिस में बिठा के पढ़ाती थी। और मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाया, तो खुद पढ़ाए। जो बच्चे क्लास 1, 2, 3, 5 प्रेप से शुरू 5-6 साल ज़ाया करते हैं, वो उनके सारी उनकी वो जो टाइम ज़ाया होने से बच गया। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 20 और 21 साल की उम्र में उन्होंने MBBS कर लिया। और मैं अपने साथ रखती थी, मैंने मुलाजमों के हैंड ओवर बच्चे नहीं किए, घर को भी मेंटेन किया, बाहर भी किया। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और जितना हो सका खिदमत खाल्क भी की और कर रही हूँ। शहनाज साहिबा, हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं बहुत ज़्यादा कि आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती जाएं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपके लिए तो अल्फाज भी नहीं है हम, क्योंकि जिस तरह से आप तमाम चीज़ें मैनेज कर रूटीन के साथ चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें टाइम दिया और अपने कारनामे और अपनी जो आपने काम अच्छे अच्छे किए, कामयाबियाँ समेटी, उस मुतालिक हमें आगाह किया। ऐसे सेगमेंट की बात करेंगे जो कल हमसे मिस हो गया। तो जब इस सेगमेंट मिस होता है तो हमारे PCR में बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। वो कहते हैं कि हमने इस हफ्ते सितारों की बात नहीं की, क्योंकि आज के सेगमेंट में हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और देखेंगे कि अगले आने वाले जो हमारे 6-7 दिन, पहले 7 दिन थे अब 6 दिन रह गए, वो हमारे कैसे हुए। कल क्योंकि अडियाला जेल के बाहर बहुत ज़्यादा साफ़ी मौजूद थे, वहाँ पे तमाम तवज्जो का मरकज़ था, तो हम लाइव नहीं आ सके थे उस सेगमेंट में। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद होंगे जी? हमारे साथ मौजूद होंगी जी हमेशा की तरह दाऊद जी। चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, नौकरी हो, शादी हो या फिर जो भी इसके अलावा हो, वो आपके सितारे क्या कहते हैं, दाऊद जी इस हवाले से बताएंगे। दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले पहला स्टार एरिस के हवाले से बताइएगा। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एरिस बुर्ज हमल वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो एरिस बुर्ज हमल वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो जनाब एरिस वालों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर नज़र आ रही है। कुदरत की तरफ से पैगाम है और आपके मुश्किल वक्त दूर होने जा रहा है और यहाँ पे फ्लावर हैं, फूल हैं, कामयाबियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि एरिस वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त है। आपको सब कामों में हाथ डालना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, इससे पहले कि हम आपसे टॉरस की पूछें, हमारा जो कॉल नंबर है वो भी ऑन है, आप कॉल कर सकते हैं। बस हमने जल्दी से रैपिडली 12 सितारे ख़त्म करने और फिर आप इस नंबर पे जो कि सामने आ रहा है कॉल करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। सर टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों के लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, नए काम होंगे, ज़बरदस्त मदद है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने फिजिबिलिटी बना के करना है, क्योंकि एक बड़ा मसला भी पेश आ सकता है, एक परेशानी भी पेश आ सकती है। तो टॉरस वाले 50-50 मामलात हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना पढ़ें और सदका कर दें सैटरडे वाले दिन मीठे का सदका आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जमनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो जमनाई वाले आने वाले वक्त में इस वीक में किसी परेशानी की तरफ जा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। आप जज्बे के साथ काम करेंगे, बट अपने ऊपर इवल आई और नेगेटिविटी से बच के रहना है। मैं समझता हूँ कि आपको आयतल कुर्सी रोजाना 11 मरतबा पढ़ के सुबह के टाइम दम कर लेना चाहिए और पानी भी पी लेना चाहिए। ठीक हो गया सर। कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो कैंसर वाले आने वाले वीक में जो है प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, खासकर अपने हासदीन की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस वीक में बड़े कामों में हाथ ना डालें, जो काम चल रहे हैं उनको ही खैर व आफियत से लेकर चलें और अपनी बातें किसी को मत बताएं, प्रॉब्लम हो सकती है। लियो वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा? तो लियो वालों के लिए माली मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई बड़ी खबर हो सकती है, क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को और कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका, नई शुरुआत भी चाह रहे हैं और डबल माइंडेड हैं किसी बात को लेकर। अपने मामलात के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ लीजिएगा। सही हो गया जी। आगे बढ़ते हैं और विर्गो की बात करते हैं। विर्गो वाले इस वीक में बड़ी पॉजिटिव खबरें सुन रहे हैं और कुछ मामला से मुतल्लिका नेगेटिविटी चलेगी। मैं आपको विर्गो वालों को मशवरा दूंगा कि जो आप अपने माली मामला कर रहे हैं इसको खामोशी से करें। अपने पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है तो उसे अपनी राज की बातें ना बताएं, माली तौर पे डिस्टर्बेंस हो सकती है विर्गो वालों को। सही। लिब्रा वालों के इस वीक में आप थोड़ा सा डबल माइंडेड नजर आ रहे हैं और लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एयर साइन आपको सपोर्ट कर रहा है
आपके माली मामलात बड़े ज़बरदस्त होंगे, घरेलू मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। अलबत्ता नेगेटिविटी से बचने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें आप लोग 21 मरतबा रोज़ाना पानी पे दम करके, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक हो गया सर। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो का आने वाला वीक कैसा गुजरेगा? तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में आप लोगों के पास डायरेक्शन होगी कि आपने क्या फैसला करना है, और इस डायरेक्शन में आप बड़े फैसले कर सकते हैं, बट यहाँ पे रूहानी मामला कुछ डिस्टर्ब है। मैं समझूंगा कि स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि पानी के ऊपर सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा दम करें, और स्कॉर्पियो वाले वेडनेसडे यानी कि कल जो है मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका करें, बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं। अपने ज़िंदगी और कैरियर से मुतल्लिका बड़े फैसले करेंगे इस वीक में। सेजिटेरियस के हवाले से बताइएगा। सेजिटेरियस वालों का ये वीक कैसा गुजर रहा है? तो सेजिटेरियस वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेजिटेरियस वाले बड़ी मुश्किल से निकले कि बड़ी प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ मामला स्टक हैं, ये जो मामला स्टक हैं ये दूर हो जाएंगे। दिन की बजाय रात के वक्त की पावर आपको ज़्यादा नज़र आती है और यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए है। चेंज है, बड़ी चेंजिंग है। यहाँ पे आप लोगों ने बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि बहस और लड़ाई झगड़ा मामलात में आपको खराबी ला सकता है। तो 70-30 है, 70 बेहतर है और 30 प्रॉब्लम रहेगी। कैप्रिकॉन का ये वीक कैसा नजर आता है? कैप्रिकॉन बुर्ज जल्दी आने वाला हफ्ता कैसा नजर आता है? तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में डिसाइड करेंगे डायरेक्शन। आपको 2 रास्ते आपके सामने होंगे और फैसला आपके हाथ है, मगर ये फैसला नहीं करना, प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूरत हाल को मोहब्बत से डील करें कैप्रिकॉन वाले, और यहाँ पे नेगेटिविटी है, अपनी नींद का ख्याल करें। मामलात में प्रॉब्लम नजर आती है तो आयतुल कुर्सी 21 मरतबा रोजाना पढ़ें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सही। और एक्वेरियस के हवाले से बताइएगा का ये वीक कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस वालों की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं। आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, चाहे मीडिया से हैं लोग, चाहे आप सोशल हैं, किसी भी मामले में आपको एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर मिलेगी इस वीक में। एक्वेरियस वाले जो है नेगेटिविटी वाले मामला से निकले हैं। मायूसी और उदासी आपके मामलात को डिले कर सकती है। स्टार्स आपके हक में हैं, अलबत्ता आप बड़ी तब्दीली चाहते हैं। बड़ी तब्दीली आपके लिए आने वाली है आने वाले चंद दिनों में। पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? पाइसेस बुर्ज हौत वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो गम के बादल छुटने वाले हैं। पाइसेस वालों के काफ़ी हद तक नेगेटिविटी इस वीक में ख़त्म हो रही है और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आपके पास की है कामयाबी की, इस की का सही इस्तेमाल करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पाइसेस वालों के लिए इस वीक में इमिग्रेशन के मामला, स्पिरिचुअलिटी के मामला बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा रोज़ाना आपकी हर तरह की पावर को बढ़ाएगा। चलिए, जब तक हमारे पास कॉल्स आती हैं, कॉल से पहले गजल एंड हसनैन। जनाब, गजल का ये वीक कैसा नजर आता है? तो गजल यहाँ पे मैं बात करूँ तो गजल थोड़ी सी आपकी ये कार्ड जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। अच्छा। शायद वही जिस तरह आप सेहत का कह लें, सेहत की प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको बड़े काम नहीं हो रहा, मगर एंड ऑफ द वीक आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और आपके कद काट और इज्जत में इजाफा नजर आता है। हसनैन की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो हसनैन बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, बड़े एनर्जेटिक नजर आते हैं। सेकंड कार्ड में आपके माली तौर पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और थर्ड कार्ड की एनर्जी की बात करें हसनैन आपकी, तो आपने उन लोगों से बाज रहना जो खुशामदी हैं। खुशामदी लोग आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, किसी की बातों में नहीं आना। किसी की बातों में आना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बड़े लगा के ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, एक छोटा सा फोन तो हमें आ रहे हैं ऊपर बहुत, लेकिन हम वो फोन कॉल ट्रांसफर करते हैं जो हम समझते हैं कि रिलायबल हो, क्योंकि उनकी आवाजें हमें भी आ रही हैं। मुझे बताइएगा, एबीएन न्यूज की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और 3 मैच जीत चुकी है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को हरा दिया उन्होंने। आज हमारा चौथा मैच है, इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल है। सो क्या समझते हैं एबीएन न्यूज कहां तक पहुंचेगी?
लेकिन ये जवाब देने से पहले हमारी कॉलर है अस्मा, रेगुलर कॉलर है हमारी, तो उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। कैसी हैं आप? जल्दी से अपना सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम गजल, आप दाऊद जी को और हसैन भाई को माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आज बुलाया। मैं कल वेट करती रही, दाऊद जी नहीं आए, अल्लाह का शुक्र है आज आए हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, 14/6/1985 ये एक रिश्ता देखा है भाई के लिए, तो ये लग रहा है आपको कि ये यहाँ पे शादी हो जाएगी या नहीं होगी? 14/6/1985, ठीक है। इस बार और दाऊद जी जब ना भी आया करें तो आप कॉल कर सकती हैं। आप दाऊद जी जब होते हैं तो कॉल करती हैं, ये बातें अच्छी नहीं है। जी दाऊद जी, देखें रिश्ता इन्होंने जो देखा, रिश्ता तो बताते खुद अच्छा नजर आ रहा है, सोच विचार कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में थोड़ा सा डिले नजर आता है। ओवरऑल रिश्ता बेहतर है, जो डिले है वो आर्जी होगा और आगे जाके रिश्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा। मगर नाम अगर वे बता देते, वैसे तो 14 मरकरी की एनर्जी है, जो लड़का है या लड़की है बहुत अच्छी है। रिश्ता कैसा है तो दूसरे कार्ड से मैं देखूं तो यहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छा है जी। रिश्ता प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू में आएगी, बाद में रिश्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा। मैं कहता हूँ अच्छी एनर्जी है, अच्छा रिश्ता है, सॉलिड पार्टी है। ठीक हो गया। साजिद साहब हैं हमारे साथ मंडी बाउद्दीन से। जी साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिएगा। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर साजिद महमूद बात कर रहा हूँ मंडी बाउद्दीन से। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, ठीक, और अब तक कोई औलाद नहीं है, इसके बारे में पूछना है। प्रॉब्लम है साजिद, आपकी औलाद के मामले में प्रॉब्लम है। आपको सूरह फातिहा 21 मरतबा, आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना चाहिए। रूहानी मसला है जिसकी वजह से है प्रॉब्लम, मगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ज्यादा अरसा नहीं रहेगी, आप परेशान ना हो। ठीक हो गया सर। इससे पहले कि हमें कॉल आ जाए, एबीएन न्यूज़ की हम बात कर रहे थे, टीम कहाँ तक पहुंचेगी? सर एबीएन अभी तो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी, और दूसरे कार्ड में भी बड़ा कद कार्ड में इजाफा है, पर थर्ड कार्ड में आप किसी धोखे में नहीं आना। एबीएन टीम ने एंड वाले मैचेस में इनको जो है वो चीट किया जा सकता है, प्रॉब्लम खड़ी की जा सकती है। और यहाँ पे जो लोग मैचेस करवा कर वो रहे हैं उनके ऊपर आप नजर रखें, मगर ये है कि टीम बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली सही डिटेल बताई है इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे 6-6, 7-7 प्लेयर बाहर के घेर रहे हैं, और दाऊद जी ने हमें बता दिया कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। एंड वाले मैच में जो है धोखा दिया जा सकता है, तो वहाँ पे आपने। एक और कॉलर हमारे पास रावलपिंडी से हैं, सईद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई साहब। अब स्टार के मुतालिक पूछना था। जी जी, कौन सा स्टार है आपका? 22/11/1983 की मेरी पैदाइश है। 22/11/1983। 22/11/1983। सईद साहब, कोई स्पेसिफिक सवाल भी है आपका? नहीं, बस सवाल कोई। ठीक हो गया, पूछता था स्टार के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी दाऊद भाई, ये महीना कौन सा बन रहा है? नवंबर 22/11 आई थिंक, यस नवंबर। ऐसे ही है ना? और नाम से भी देख लीजिएगा सईद अब्बासी साहब का। मैं उनका नाम से भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बट सैजिटेरियस के भी इफेक्ट इनके ऊपर ज्यादा आएंगे। बेसिकली ये वाटर साइन के साथ ताल्लुक है, पानी की तरह बह जाते हैं, और इनकी वैसे कैसी पर्सनैलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, लोगों के साथ बड़ा कोऑपरेटिव करने वाले हैं और हर किसी का ख्याल रखने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी जी, अच्छी एनर्जी है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी इनको जो है वो फीड हो रही है। सही हो गया। थोड़ा सा ये रेशमा साहिबा हमारे साथ है रावलपिंडी से। ठीक है जी रेशमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा ना एक तो माजरत आपको मैं कह रही हूँ, मुझे नाम अपना शो सामने नहीं करना, लाइव कोई ना सुने ना। ओके। तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि आप बेटे का नाम तो बता सकती हैं? हाँ, उसका बताती हूँ, बिलाल अवान। बिलाल अवान, उसका नाम मोहम्मद अकरम है। ओके, और क्या सवाल है? सवाल ये है कि हम ना उसकी शादी करना चाहते हैं। वो पहले किसी को पसंद करता था, वो उस लड़की की होगी ये शादी, ठीक, तो उस मामले में ना ये अटका हुआ है कि उसने मेरे साथ धोखा किया। अभी आप एबीएन लगा के देखिए, बस ये हल बताते हैं आपको दाऊद जी। थैंक यू सो मच रेशमा फॉर जॉइनिंग अस। जी दाऊद भाई, इसके पास ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी इसकी एनर्जी है, बड़ी अच्छी जबरदस्त एनर्जी। एंड पे एक स्नेक बैठा हुआ है जो कि इसके कामों में रुकावट डाल रहा है। तो आप ये भी सोचें कि आपके बच्चे के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की नजर लगी हुई है, मैजिक के इफेक्ट है। सूरा नाज 41 टाइम इसको 11 दिन लगातार पानी के ऊपर दम करके पिलाएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसको भूल नहीं रहा, ये रूहानी मसले की वजह से ये सारी सिचुएशन आई है। दाऊद जी थैंक यू सो मच। आपसे बहुत गिले आ रहे थे, हमारे कॉलर्स कह रहे थे दाऊद जी कल क्यों नहीं आए, तो आइंदा आपने मंडे को 10:30 से 10:55 तक अपने कॉलर्स के लिए
लाजमी आना है जी, आगे Exactly. पीछे नहीं होना। थैंक यू सो मच हो जाने का। इसके बाद आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल समेत हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।